हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम बायो एडू हब। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। पिछले वीडियो में हमने एक इंट्रोडक्शन देखा था रेस्पिरेटरी सिस्टम का, या फिर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का कुछ देखा था कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में किस तरह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है अभी तक तो डेफिनेटली आप जाके देख सकते हैं। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, पर्टिकुलरली हम ह्यूमन के ऊपर ही फोकस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करते हैं। हमने क्या देखा था कि जब सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स मिला के टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ टिश्यू ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, ऑर्गन फाइनली ऑर्गन सिस्टम बनाता है। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम देख रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब एक ऐसा सिस्टम जो कि रेस्पिरेशन में यूज़ हो रहा है, रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है। सो वो भी तो बहुत सारे ऑर्गन्स को लेके बना होगा, या फिर एक ऑर्गन एंड उसके बहुत सारे पार्ट को लेके बना होगा। सो यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो लंग्स से लेके बना है, और लंग क्या होता है? एक ऑर्गन होता है। सो लंग एक ऑर्गन है। लंग के साथ और भी कई सारे इसके पाथवेज होते हैं। फॉर एग्जांपल नॉस्ट्रिल हो गया, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में यूज़ होता है। आप जानते होंगे ट्रैकिया, लैरिंग्स, उसके बाद ब्रोंकी, उसके बाद एल्वियोली, ये सारे स्ट्रक्चर मिला के क्या बनाते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि लंग्स कहाँ प्रेजेंट होता है? लंग्स प्रेजेंट होता है थोरासिक चेम्बर में। थोरासिक चेम्बर, या फिर आप बोल सकते हैं इसे थोरासिक कैविटी भी बोला जाता है। थोरासिक कैविटी कहाँ प्रेजेंट होता है? सवाल ये उठता है। सो आप जानते हैं जो ह्यूमन बॉडी होता है उसमें दो पार्ट प्रेजेंट होते हैं। एक तो होता है थोरासिक चैम्बर या थोरासिक कैविटी, और दूसरा होता है एब्डोमिनल कैविटी। थोरासिक कैविटी कौन सा हिस्सा होता है? जहाँ पे कि आपका स्टर्नम प्रेजेंट है। स्टर्नम, रिब बोन्स, ये सारे के सारे स्टर्नम प्रेजेंट है, रिब्स प्रेजेंट है, और ये सारे मिला के क्या बनाते हैं? थोरासिक कैविटी बनाते हैं। थोरासिक कैविटी डायफ्रागम से इस तरह से घिरा हुआ रहता है। इस तरह से मान लो ये हमारे रिब बोन्स प्रेजेंट है, ये स्टर्नम प्रेजेंट है, और ये वाला हिस्सा हो गया थोरासिक कैविटी। नीचे वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा डायफ्रागम का, इसे क्या बोला जाता है? एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। और इस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर आप जानते हैं स्टमक प्रेजेंट होता है, इंटेस्टाइन प्रेजेंट होता है, लीवर प्रेजेंट होता है, पेनक्रियाज प्रेजेंट होता है। ये सारे ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं एब्डोमिनल कैविटी में। एंड थोरासिक कैविटी में कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं? लंग प्रेजेंट होता है, और हार्ट यहाँ पे प्रेजेंट होगा। सो थोरासिक कैविटी के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। थोरासिक कैविटी डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम से घिरा हुआ होता है। अब डॉर्सल और वेंट्रल पार्ट कौन सा होता है एक बार देख लेते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म का वेंट्रल पार्ट एंड डॉर्सल पार्ट देखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो डॉर्सल पार्ट किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो हिस्सा होता है या वो साइड होता है जहाँ पे कि वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होगा। वर्टिब्रल कॉलम आपको जिस तरह देखने को मिलेगा उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? डॉर्सल साइड। और वेंट्रल साइड कौन सा होता है? वेंट्रल साइड वो हिस्सा होगा जो कि वर्टिब्रल कॉलम का अपोजिट वाला हिस्सा होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर नॉर्मली खड़े हैं, आप फॉरवर्ड देख रहे हैं, तो आपका सामने वाला हिस्सा क्या कहलाता है? ये वेंट्रल साइड है। और पीछे वाला हिस्सा जहाँ पे कि आपका वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है वो होता है डॉर्सल साइड। सो ये जो थोरासिक कैविटी होता है, डॉर्सली यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है। वेंट्रली क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे स्टर्नम प्रेजेंट होगा। जैसे कि हम जानते हैं जो रिब्स होते हैं, रिब्स सारे आके स्टर्नम में इस तरह से अटैच हो जाते हैं। सो डॉर्सल साइड में क्या प्रेजेंट होता है? वर्टिब्रल कॉलम, एंड वेंट्रल साइड में हमारा स्टर्नम प्रेजेंट होता है। लेटरल साइड मतलब साइड वाला हिस्सा, साइड में क्या प्रेजेंट होता है? रिब्स प्रेजेंट होता है। और लोअर हिस्से में क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे एक डायफ्रागम प्रेजेंट है, जैसे कि यहाँ पे हमने मेंशन किया है। सो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एंट्रेंसेस में भी आता है कि ये जो थोरासिक कैविटी है ये डॉर्सल साइड से किससे घिरा हुआ है, वेंट्रल साइड से किससे घिरा हुआ है, लेटरल साइड से किससे है, या फिर लोअर साइड से कौन से स्ट्रक्चर से घिरा हुआ है। यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम आप देख सकते हैं थोरासिक कैविटी का। जैसे कि यहाँ पे ये कौन सा हिस्सा है? ये आगे वाला हिस्सा है, मतलब स्टर्नम कहाँ पे प्रेजेंट होगा? स्टर्नम प्रेजेंट है वेंट्रल साइड में, ये वेंट्रली स्टर्नम प्रेजेंट होता है। रिब्स प्रेजेंट होता है लेटरल साइड में रिब्स रहेगा। उसके साथ बैकबोन मतलब पीछे वाला हिस्सा, या फिर वर्टिब्रल कॉलम आप बोल सकते हैं इसे। वर्टिब्रल कॉलम कहाँ प्रेजेंट होगा? ये डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होगा थोरासिक कैविटी का, और डायफ्रागम प्रेजेंट होता है लोअर रीजन में।
आप ये देख सकते हैं कि ये जो थोरेसिक कैविटी है, अंदर एक कैविटी बन रहा है, ये सारे स्ट्रक्चर मिला के एक रूम क्रिएट कर रहे हैं, एक कैविटी का क्रिएट कर रहे हैं, और इसी कैविटी के अंदर लंग प्रेजेंट होता है। आप देख सकते हैं कि जो लंग्स है या फिर जो हार्ट प्रेजेंट है थोरेसिक कैविटी के अंदर, ये वेंट्रली, लेटरली, डोर्सली एंड लोअर साइड सारे तरफ से ये क्या है, घिरा हुआ है, ये प्रोटेक्टेड है। नेक्स्ट बात करते हैं, द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इन थोरैक्स is such that any change in the volume of thoracic cavity will be reflected in the lung or pulmonary cavity। सवाल ये उठता है कि यहाँ पे ये जो कैविटी का फॉर्मेशन हुआ है, इस कैविटी को हम क्या नाम देते हैं? इसे बोला जाता है थोरेसिक कैविटी, क्योंकि ये कहाँ पे प्रेजेंट है? थोरैक्स रीजन में प्रेजेंट है एक कैविटी, इसलिए इसका नाम दिया गया थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी के अंदर जितने भी एरिया है वो एक वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है, राइट। इसे क्या बोलते हैं? थोरेसिक वॉल्यूम बोलते हैं। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? लंग्स प्रेजेंट होगा। अब लंग्स में भी तो कुछ वॉल्यूम प्रेजेंट होगा, क्योंकि वहाँ पे एल्वियोली होता है, वहाँ पे हम एयर गेन करते हैं, एयर लेते हैं। उसको क्या बोला जाता है? लंग कैविटी बोल दिया जाता है, या फिर अगर सही से बात किया जाए तो इसे बोला जाता है पल्मोनरी कैविटी। पल्मोनरी कैविटी कौन सा हिस्सा हो गया? पल्मोनरी कैविटी वो हिस्सा है जो कि लंग्स के अंदर प्रेजेंट हो गया, और थोरेसिक कैविटी कौन सा हिस्सा है? जो कि थोरेसिक चैम्बर के अंदर प्रेजेंट है। अब यहाँ पे देखो, जब भी आप ब्रीदिंग करते हो, मतलब एक्सहेल कर रहे हो या फिर इनहेल कर रहे हो, इंस्पिरेशन या फिर एक्सपिरेशन, मतलब इनहेल कर रहे हो, एयर अंदर लेके जा रहे हो। जब आप एयर अंदर लेके जाते हो तो आप खुद यहाँ पे बैठ के भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जब आप एयर अंदर लेके जाते हैं तो ये जो थोरेसिक कैविटी है, ये थोड़ा सा इसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ होता है। आप खुद बैठ के ये कर सकते हैं। तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज कब होगा? जब हम एयर को अंदर लेंगे। डेफिनेटली एयर अगर इसके अंदर एंटर करेगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए, तब जाके एयर अंदर जाएगा। वॉल्यूम जैसे ही इंक्रीज हो गया, जैसे ही थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, वैसे ही पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है, क्योंकि जैसे ही आप एयर अंदर लेके जाएंगे, एयर कहाँ पे जाएगा? लंग्स के अंदर जाएगा। लंग्स के अंदर जो कैविटी होता है उसे हम क्या बोल देते हैं? पल्मोनरी कैविटी बोल देते हैं। अगर पल्मोनरी कैविटी इंक्रीज हुआ, मतलब इस थोरेसिक कैविटी के अंदर वाला जो हिस्सा है वो इंक्रीज हो रहा है, तो उसी तरह से थोरेसिक कैविटी भी क्या होगा? ये भी एनलार्ज होने लगेगा, इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोरेसिक कैविटी एंड पल्मोनरी कैविटी का साइमल्टेनियसली इनका जो वॉल्यूम है, इनका रेगुलेशन होना। ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जब हम देखेंगे ब्रीदिंग का मैकेनिज्म कैसे होता है, मतलब ब्रीदिंग किस तरह से एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पे होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इन थोरैक्स इज सच दैट एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी विल बी रिफ्लेक्टेड इन द लंग, दैट मीन्स पल्मोनरी कैविटी। आप थोरेसिक कैविटी में कुछ भी चेंज कर देते हैं, इसके वॉल्यूम में अगर चेंज हो रहा है तो वो चेंज आपको लंग कैविटी या फिर पल्मोनरी कैविटी में देखने को मिलेगा। और यहाँ ये जो अरेंजमेंट है दोनों चैम्बर के बीच में, ये अरेंजमेंट एसेंशियल होता है ब्रीदिंग के लिए, जिसके बारे में कि हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट और कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। ये जो लंग होता है, लंग क्या है? एक ऑर्गन है। तो ऑर्गन प्रेजेंट है, ऑर्गन के सरफेस पे डेफिनेटली कोई ना कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। लंग के ऊपर जो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोल देते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। जैसे कि अगर ये लंग के अगर थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करें तो कुछ इस तरह का होता है। ओके, ये किससे कवर्ड है? ये प्लूरल मेम्ब्रेन से कवर्ड है। इसका जो मेम्ब्रेन है इसे हम क्या बोल देते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है बार बार। इसे हम क्या बोलते हैं? ये जिस से कवर्ड है, जिस मेम्ब्रेन से, इसे बोला जाता है प्लूरल मेम्ब्रेन। ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन है, ये दोनों तरफ आपको देखने को मिलेगा। मतलब अगर ये हम मान लेते हैं लंग का सरफेस है, तो इसके बाहर भी आपको प्लूरल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा, एंड उसके अंदर भी आपको इस तरह से प्लूरल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा। अंदर जो प्लूरल मेम्ब्रेन देखने को आपको मिलेगा वो किससे घिरा हुआ होता है? वो डायरेक्टली लंग से अटैच्ड होता है। इस तरह से ये लंग से अटैच है, तो फिर इसे हम क्या बोल देते हैं? ये हो गया हमारा लंग। लंग से ये प्लूरल मेम्ब्रेन अटैच है, तो इसे हम क्या बोल देते हैं? विसरल प्लूरा बोलते हैं। विसरल प्लूरा क्यों बोला गया? क्योंकि विसरल वो टर्म होता है, कब यूज़ होता है? इंटरनल ऑर्गन्स के लिए यूज़ होता है। विसरल ऑर्गन्स बोला जाता है। विसरल ऑर्गन मतलब वो ऑर्गन जो कि इंटरनली प्रेजेंट है। तो विसरल प्लूरा किसे बोला जाएगा? वो पर्टिकुलर मेम्ब्रेन, वो पर्टिकुलर प्लूरल मेम्ब्रेन जो कि इंटरनल ऑर्गन से जुड़ा हुआ है।
और इंटरनल ऑर्गन यहाँ पे क्या है, लंग है। तो लंग से डायरेक्टली जो मेम्ब्रेन जुड़ा हुआ होता है उसे हम क्या बोल देते हैं, विसरल प्लूरा। और लंग के बाहर भी तो एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जो कि इससे जुड़ा हुआ नहीं है, और इस मेम्ब्रेन को हम क्या बोल देते हैं, पैराइटल प्लूरा बोल देते हैं। सो जो लंग होता है वो दो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, एक तो होता है विसरल प्लूरा और दूसरा पार्ट क्या होता है, पैराइटल प्लूरा। और विसरल प्लूरा एंड पैराइटल प्लूरा, इन दोनों के बीच में एक छोटा सा गैप आपको देखने को मिल रहा होगा। ये जो गैप होता है इसमें एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और इस फ्लूइड का नाम क्या है, प्लूरल फ्लूइड, क्योंकि ये दोनों मेम्ब्रेन प्लूरल मेम्ब्रेन है और इसके बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है इसे हम बोल देते हैं प्लूरल फ्लूइड। अब सवाल ये आता है कि लंग में दोनों मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट है, समझ में आता है कि कवरिंग है मेम्ब्रेन, लेकिन फ्लूइड प्रेजेंट होने का मतलब क्या है। सो आप खुद समझ सकते हो कि जब भी लंग में एयर अंदर जाता है तो लंग क्या होता है, एक्सपांड होता है। एक्सपांड होगा इसका मतलब इसका सरफेस इंक्रीज हो रहा है, और जैसे ही ये मेम्ब्रेन इंक्रीज होगा इसका सरफेस इंक्रीज होगा। पैराइटल प्लूरा एंड विसरल प्लूरा, विसरल प्लूरा डायरेक्टली लंग से जुड़ा हुआ होता है, इसका मेम्ब्रेन जैसे ही एक्सपांड करेगा वैसे वैसे पैराइटल प्लूरा भी तो एक्सपेंड करेगा, लेकिन बीच में इन दोनों के बीच में थोड़ा बहुत फ्रिक्शन भी आएगा। ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। मतलब प्लूरल फ्लूइड का काम क्या होता है, ये जो फ्रिक्शन जनरेट होता है लंग सरफेस पे इसको रिड्यूस कराने का काम करता है। ये चीज़ ध्यान रखना, इससे भी क्वेश्चन आते हैं कि पैराइटल जो प्लूरल फ्लूइड होता है उसका फंक्शन क्या होता है। यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम दिया गया है प्लूरल कैविटी का, आप देख सकते हैं, इसको कट करके यहाँ पे दिया गया है। तो ये लंग है, यहाँ पे देख सकते हैं पैराइटल प्लूरा प्रेजेंट है। पैराइटल प्लूरा ये ब्लू में यहाँ पे दिया गया है, ओके, ये ब्लू कलर में जो है ये पैराइटल प्लूरा प्रेजेंट है। विसरल प्लूरा जो पिंक कलर में अंदर का मेम्ब्रेन दिया हुआ है ये विसरल प्लूरा है, और उन दोनों के बीच में एक छोटा सा कैविटी जो बन रहा है वो कौन सा कैविटी है, प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी में क्या प्रेजेंट होता है हम अभी जानते हैं, इसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड, जो कि क्या काम करता है, ये दिस रिड्यूसेस द फ्रिक्शन, रिड्यूस कर लेता है फ्रिक्शन को दोनों मेम्ब्रेन के बीच में। और यहाँ पे नीचे वाला हिस्सा में क्या प्रेजेंट होता है, डायफ्रागम प्रेजेंट होता है। डायफ्रागम का जो नॉर्मल शेप होता है ये कैसा है, डोम शेप्ड है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डायफ्रागम फ्लैट शेप नहीं है। नॉर्मली अगर डायफ्रागम के बारे में बात करें, नॉर्मल स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है, नॉर्मल स्ट्रक्चर इसी तरह से होता है, इसका डोम शेप स्ट्रक्चर है, ये चीज़ भी ध्यान रखना है आपको, डोम शेप्ड डायफ्रागम। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जब एयर एटमॉस्फेयर में रहता है उसके बाद लंग तक पहुंचने के लिए उसको कौन कौन से पैसेज से होके जाना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले क्या प्रेजेंट होगा, डेफिनेटली नोज़ प्रेजेंट होगा, ओके, नोज़ होगा। नोज़ में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे नॉस्ट्रिल होंगे। सो एयर सबसे पहले किसके अंदर आएगा, नॉस्ट्रिल के अंदर आएगा। नॉस्ट्रिल के अंदर आने के बाद ये कहाँ पे जाएगा, नेज़ल पैसेज में जाएगा। नॉस्ट्रिल ये कौन सा नॉस्ट्रिल है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल है, क्योंकि बाहर प्रेजेंट होता है हमारा नॉस्ट्रिल। इसके बाद कहाँ पे जाएगा, ये नेज़ल पैसेज में जाएगा। नेज़ल पैसेज कौन सा हिस्सा होता है, ये छोटा सा जो पैसेज आपको देखने को मिल रहा है इसे हम क्या बोल देते हैं, नाज़ल पैसेज बोल देते हैं। नाज़ल पैसेज के थ्रू जाके ये फर्दर कहाँ पे चला जाएगा, नेज़ल चेम्बर में चला जाएगा। चेम्बर एक ऐसा हिस्सा है जो कि थोड़ा सा ब्रॉड रीजन होता है, इसे हम क्या बोल देते हैं, नेज़ल चेम्बर। नेज़ल चेम्बर के बाद ये कहाँ चला जाता है, फेरिंग्स में जाएगा। ओके, फेरिंग्स के बाद कहाँ जाता है, लैरिंग्स में चला जाता है। लैरिंग्स को और क्या बोलते हैं हम, लैरिंग्स को हम और बोल देते हैं साउंड बॉक्स। साउंड बॉक्स क्यों बोला जाता है लैरिंग्स को, क्योंकि ये किससे बना हुआ है, ये कार्टिलेज से बना हुआ होता है। जैसे कि हमने टिश्यू में पढ़ा था, ये कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ा था कि कार्टिलेज होते हैं, बोन्स होते हैं। कार्टिलेज कैसे होते हैं, ये सॉफ्ट टिश्यू होते हैं। सो ये जो साउंड बॉक्स है या जो ये लैरिंग्स है ये किससे बना हुआ होता है, ये कार्टिलेज से बना हुआ होता है, और ये साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है, इसीलिए इसे साउंड बॉक्स बोल दिया जाता है। इसके बाद एयर एक स्ट्रेट ट्यूब से मूव करेगा जिसका नाम है ट्रैकिया। ट्रैकिया यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये एक स्ट्रेट ट्यूब है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, ट्रैकिया कहाँ तक मूव करता है, ये मिड थोरासिक कैविटी तक मूव करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रैकिया डिवाइड हो रहा है। सो ये पहला हिस्सा कौन सा है, ये है मिड थोरासिक कैविटी। मतलब जो ट्रैकिया है
वो मिड थोरेसिक कैविटी तक मूव करता है, उसके बाद इसका डिवीज़न होता है। और बात करें इसका डिवीज़न का एक्चुअल पॉइंट, तो ये डिवीज़न कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये मिलता है 5th थोरेसिक वर्टिब्रा में। जैसे कि अभी हमने देखा था कुछ वर्टिब्रा प्रेजेंट होते हैं वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, उसके अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग टाइप के वर्टिब्रा प्रेजेंट हैं। जैसे कि एक टाइप क्या है, थोरासिक वर्टिब्रा। थोरासिक वर्टिब्रा किसे बोला जाता है, वो वर्टिब्रा जो कि थोरासिक कैविटी में प्रेजेंट होगा उससे हम बोलते हैं थोरासिक वर्टिब्रा। थोरासिक वर्टिब्रा भी कुछ नंबर्स होते हैं, उनके 6-7 नंबर होते हैं। सो उसमें 5th थोरासिक वर्टिब्रा के पास क्या हो जाता है, ये जो ट्रैकिया है ये डिवाइड हो जाता है। डिवाइड किस में होगा, ब्रोंकी में डिवाइड होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दोनों ब्रोंकी में डिवाइड हो गए। ये एक ब्रोंकी है, ये एक ब्रोंकी है और ये एक ब्रोंकी है, दोनों ब्रोंकी में डिवाइड हो गए, लेफ्ट ब्रोंकी एंड राइट ब्रोंकी। ब्रोंकी फर्दर किस में डिवाइड होता है, ब्रोंकी जैसे ही लंग के अंदर एंटर होगा ये फर्दर सेकेंडरी ब्रोंकी में डिवाइड होता है, मतलब और छोटा हो जाएगा इसका डायमीटर। टर्शियरी ब्रोंकी में डिवाइड होगा तो फर्दर इसका डायमीटर छोटा हो जाएगा, और इसी तरह से ये फाइनली टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बना देते हैं। यहाँ पे इस पर्टिकुलर डायग्राम में आप और अच्छे से समझ पाएंगे होपफुली। हाँ, सो यहाँ पे क्या हो गया, 5th थोरेसिक वर्टिब्रा के पास ये लंग ये ट्रैकिया डिवाइड हो गया, 2 ब्रोंकी में डिवाइड हो गया, लेफ्ट ब्रोंकी एंड राइट ब्रोंकी। उसके बाद क्या हो रहा है, सेकेंडरी ब्रोंकी बना रहा है, टर्शियरी ब्रोंकी बना रहा है, और फाइनली क्या बना रहा है, थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बना रहा है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत छोटे छोटे हिस्सा होते हैं जो कि डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है, एल्वियोली से कनेक्टेड है। सो एल्वियोली क्या होता है, एल्वियोली ये वेस्कुलराइज्ड बैग्स होते हैं। वेस्कुलराइज्ड का मतलब यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगे। सो एल्वियोली इज द वेस्कुलराइज्ड बैग स्ट्रक्चर, जहाँ पे कि क्या होता है, एक्चुअल एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। मतलब आप जैसे ही कोई एयर लेते हैं, एटमॉस्फेयर से एयर एंटर होगा, एंटर होने के बाद ये कहाँ जाएगा, सबसे पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल के थ्रू एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल में जाएगा, उसके बाद नाजल पैसेज से होकर नाजल चैम्बर में जाएगा, नाजल चैम्बर के बाद ये फेरिंग्स में जाएगा, अगेन लैरिंग्स में, फिर ट्रैकिया में चला जाएगा, ट्रैकिया के बाद ये ब्रोंकी में चला जाएगा, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकी, उसके बाद सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, टर्शियरी ब्रोंक्यूल एंड थिन टर्मिनरी ब्रोंक्यूल, और फाइनली ये कहाँ पे चला जाता है, एल्वियोली के पास चला जाता है। एल्वियोली के पास क्या प्रेजेंट होता है, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये मान लो ये एल्वियोली है, एल्वियोली के आसपास ये क्या प्रेजेंट होगा, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होगा, और ब्लड में क्या प्रेजेंट होंगे, टिश्यू से जो कार्बन डाइऑक्साइड लेके ब्लड आता है वो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट होता है, और एल्वियोली में ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होता है, और उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल डिफ्यूज़न आपको देखने को मिलेगा। सो ये था आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी ट्री के बारे में। एक बार यहाँ पे मैं इसको लिख के बता देती हूँ, क्योंकि ये जो पाथवे है ये बार बार पूछे जाते हैं आपसे, डायरेक्टली कुछ बीच वाला पाथवे दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है ये सही है कि नहीं है। सो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या देखा था, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल के बाद क्या आएगा, नाजल चेम्बर आएगा। नाजल चेम्बर आप जानते हो एक छोटा सा चेम्बर लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे कि एयर एंटर करेगा। उसके बाद ये किसके थ्रू आता है, नेज़ल पैसेज के थ्रू आता है। उसके बाद ये कहाँ चला जाता है, ये आएगा फेरिंग्स में। फेरिंग्स के बाद आएगा लैरिंग्स में। लैरिंग्स कौन सा पार्ट होता है, वो पार्ट होता है जिसे हम साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। लैरिंग्स के बाद एयर एंटर करता है ट्रैकिया के अंदर। ट्रैकिया के बाद एयर एंटर करता है लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकी, मतलब ट्रैकिया डिवाइड होते हैं लेफ्ट ब्रोंकी एंड राइट ब्रोंकी में। ये कौन से एरिया पे डिवाइड होंगे, ये होंगे 5th थोरेसिक वर्टिब्रा में डिवाइड होंगे, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकी में। यहाँ पे इसके बाद क्या हो जाएगा, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकी के बाद आ जाएगा सेकेंडरी ब्रोंकी आ जाएगा। सेकेंडरी ब्रोंकी के बाद आ जाएगा टर्शियरी ब्रोंकी। टर्शियरी ब्रोंकी के बाद आ जाता है थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल। यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल। टर्मिनल का मतलब क्या होता है, एंड पार्ट पे प्रेजेंट है, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया, थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल। ब्रोंक्यूल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा वाला हिस्सा होता है। एंड उसके बाद आ जाता है एल्वियोली। एल्वियोली क्या है, वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक ये जो हिस्सा है इसे क्या बोल दिया जाता है, देखो ये पूरा जो हिस्सा है इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी ट्री। रेस्पिरेटरी ट्री बोला जाता है। इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ सो दैट आप जब इसका नोट्स लिखेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं,
रेस्पिरेटरी ट्री, इसका हेडिंग आप दे सकते हैं रेस्पिरेटरी ट्री। रेस्पिरेटरी ट्री में इतने सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट हैं और थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक, एक्सटर्नल नोस्ट्रल से लेके थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक ये जो हिस्सा है इसे हम क्या बोल देते हैं, कंडक्टिंग पार्ट बोलते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखना कि यहाँ से लेके एक्सटर्नल नोस्ट्रल से लेके यहाँ तक हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या कंडक्ट कर रहा है, ये एयर का कंडक्शन कर रहा है, कंडक्टिंग पार्ट बोला जाता है इसको। उसके बाद एल्वियोली आता है। एल्वियोली में क्या हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। एल्वियोली एंड एल्वियोलर डक्ट भी प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। सो एल्वियोली एंड इट्स डक्ट, ये वाला जो हिस्सा है इसे हम क्या बोल देते हैं, इस पर्टिकुलर हिस्सा को हम बोलते हैं एक्सचेंज पार्ट। मतलब अगर हम रेस्पिरेटरी ट्री के बारे में बात करें तो यहाँ पे दो पार्ट प्रेजेंट है, एक तो कंडक्टिंग पार्ट प्रेजेंट है और एक एक्सचेंज पार्ट प्रेजेंट है। कंडक्टिंग पार्ट वो हिस्सा होता है जहाँ से कि एयर का कंडक्शन होगा, यहाँ पे और भी इसके बहुत सारे रोल्स होते हैं, हम आगे देखेंगे। और एक्सचेंज पार्ट एक्चुअल पार्ट होता है जहाँ पे कि आपको गैसियस एक्सचेंज देखने को मिलेगा। एक और चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जो ट्रैकिया होते हैं, ट्रैकिया में आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। अगर आपने 10th में पढ़ा होगा, 10th में भी इसका स्ट्रक्चर दिया गया था। ट्रैकिया में क्या प्रेजेंट होगा, ये इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब ये जो रिंग है ये किससे बने हुए हैं, ये कार्टिलेज से बने हुए हैं। अभी तक देखिए दो चीज़ कार्टिलेज का बना हुआ आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखने को मिल गया है। सबसे पहला हमने क्या देखा था, यहाँ पे जो लैरिंग्स होते हैं, लैरिंग्स भी कार्टिलेजिनस बॉक्स होता है और उसके साथ साथ जो ट्रैकिया होते हैं ये भी कार्टिलेज से बना हुआ है। कार्टिलेज से कार्टिलेजिनस रिंग यहाँ पे अटैच्ड है। मतलब अगर मैं ट्रैकिया को इस तरह से कंसीडर करूँ तो यहाँ पे आपको इस तरह के रिंग्स स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ट्रैकिया को ये जो रिंग स्ट्रक्चर है ये पूरा कवर नहीं करते हैं। मतलब अगर आप वेंट्रली देख रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर है आप कैसे देख रहे हैं, वेंट्रल साइड से देख रहे हैं, मतलब आगे की तरफ से देख रहे हैं। लेकिन आप इस लंग्स को पीछे की तरफ से देखेंगे तो ट्रैकिया में आपको कोई भी कार्टिलेजिनस रिंग नज़र नहीं आएगा। ये कार्टिलेजिनस रिंग कैसे होते हैं, ये हाफ सर्कल होते हैं और ये हाफ ही अटैच होंगे। इस तरह से आपको आगे की तरफ ही आपको इस तरह से कार्टिलेजिनस रिंग देखने को मिलेंगे और पीछे की तरफ ट्रैकिया का आपको कोई कार्टिलेजिनस रिंग देखने को नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे आता है एपिग्लॉटिस। इसके बारे में भी एक बार हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। सो लैरिंग्स, लैरिंग्स ये वाला हिस्सा है। लैरिंग्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, एक ग्लॉटिस होता है और एक एपिग्लॉटिस होता है। मतलब अगर आप फेरिंग्स के बारे में बात करें तो फेरिंग्स क्या होता है, ये एक कॉमन पैसेज होता है एयर एंड वाटर के लिए। एयर एंड वाटर के लिए एक कॉमन पाथ जो है वो कौन सा है, फेरिंग्स है। इस पर्टिकुलर डायग्राम में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, शायद पिछले वाले डायग्राम में दिया हो। हाँ, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर एरिया को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, फेरिंग्स प्रेजेंट है। फेरिंग्स का देखो यहाँ पे एक हिस्सा इस तरफ से नीचे की तरफ जा रहा है, ये वाला हिस्सा, और एक हिस्सा कहाँ जा रहा है, ट्रैकिया के अंदर जा रहा है। सो फेरिंग्स एक ऐसा हिस्सा है, एक कॉमन एरिया होता है फूड पाइप एंड फूड का और एयर का। सो यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप खाना खा रहे हैं तो कभी कभी क्या हो सकता है, ये ट्रैकिया के अंदर भी तो जाने के चांसेस हैं इसके, क्योंकि फेरिंग्स एक ऐसा एरिया है जो कि आगे ट्रैकिया को भी लीड करेगा और इस तरफ आपको इसोफेगस भी देखने को मिलेगा। सो फेरिंग्स में अगर फूड है तो उसका पॉसिबिलिटी ये भी तो है कि वो ट्रैकिया के अंदर चला जाए लैरिंग्स के थ्रू। सो उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, एपिग्लॉटिस प्रेजेंट होता है। एपिग्लॉटिस यहाँ पे एक थिन कवरिंग प्रेजेंट होगा, एक कार्टिलेजिनस कवरिंग। इस तरह से जब आप फूड ले रहे होते हैं तब इसको क्या करता है, ट्रैकिया वाला हिस्सा को, ग्लॉटिस वाला एरिया को ये कवर कर लेता है। ये फ्लैप इस तरह से आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ये मान लो ट्रैकिया है, यहाँ पे इस तरह से एपिग्लॉटिस प्रेजेंट होता है और यहाँ पे मान लो, इसको और थोड़ा अच्छे से इसको कवर करते हैं। हाँ, ये मान लेते हैं ये हमारा ट्रैकिया है और ये हमारा इसोफेगस है। सो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, एपिग्लॉटिस प्रेजेंट होगा। और ये एपिग्लॉटिस क्या काम करेगा, जैसे ही फूड आएगा, फूड जब आएगा तो ये एपिग्लॉटिस इस तरह से क्लोज हो जाएगा, इस तरह से क्लोज होकर ये वाला एरिया को कवर कर लेगा। और कवर करने के बाद क्या होता है, जो फूड होंगे वो सिर्फ और सिर्फ आपके इसोफेगस से ही ट्रैवल करेंगे, फेरिंग्स की तरफ नहीं आएंगे। लेकिन जब आप बात करते हुए खाना खाते हैं तो क्या होता है, बात करने के लिए क्या चाहिए, लैरिंग्स को ओपन होना पड़ेगा, एयर को अंदर ट्रैवल करना पड़ेगा। तो उस टाइम क्या होता है, ये जो एपिग्लॉटिस है फुल्ली कवर नहीं कर पाता और कभी कभी क्या होता है, जो खाना होता है वो ट्रैकिया के अंदर भी चला जाता है।
ग्लॉटिस के अंदर चला जाता है। सो उस केस में क्या होता है, जो आपको कफ हो जाता है खाते टाइम या फिर खांसी होती है, वो उसी की वजह से होती है, जो फूड थोड़ा बहुत अंदर चला जाए। इसीलिए बोला जाता है कि खाते टाइम बात नहीं करना चाहिए। सो नेक्स्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट रेस्पिरेटरी ट्रैक है, इसे आप ध्यान से अच्छे से समझ लेना, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा रेस्पिरेटरी ट्रैक। नेक्स्ट बात करते हैं कंडक्टिंग पार्ट के बारे में। अभी हमने देखा कंडक्टिंग पार्ट वो एरिया होता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेके टर्मिनल ब्रोंकी तक। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेके टर्मिनल ब्रोंकी तक जो एरिया होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग पार्ट बोलते हैं। सो अभी देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या है इस कंडक्टिंग पार्ट का। हम जानते हैं जो एटमॉस्फेरिक एयर होता है उसको ट्रैवल करके लेना होता है, मतलब पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होगा, इसका ट्रांसपोर्ट होगा। सबसे इंपॉर्टेंट काम इसका ट्रांसपोर्ट है। सो ये कंडक्टिंग पार्ट क्या करता है, दे ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर टू एल्वियोली। उसके साथ साथ क्या काम करेगा ये, यहाँ पे आपको बहुत सारे, जैसे कि नॉस्ट्रिल में आपको बहुत सारे थिन हेयर स्ट्रक्चर नज़र आएंगे। सो ये हेयर क्या काम करते हैं, जो भी फॉरेन पैथोजेंस होंगे या फिर जो डस्ट पार्टिकल्स होंगे उनको ट्रैप कर लेते हैं, क्योंकि इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, आपने सिलिएटेड एपिथेलियम के बारे में भी पढ़ा था, जो फेरिंग्स में प्रेजेंट हो रहा था, होलो ऑर्गन्स में आपको देखने को मिल रहे थे। ये सिलिएटेड एपिथेलियम का काम क्या है, ये मूव करते रहते हैं। अगर किसी तरह से कोई फॉरेन पार्टिकल आता है तो उसको कोशिश करते हैं कि ये बाहर इस तरह से मूव कर दें। ओके, सो यहाँ पे क्या काम कर रहा है, ये कंडक्टिंग पार्ट का काम क्या है, ये क्लियर्स द एयर फ्रॉम फॉरेन पैथोजन। उसके साथ साथ क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे कुछ ऑयल ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। ऑयल ग्लैंड अगर प्रेजेंट होंगे तो क्या सिक्रेट करेंगे, ऑयल का सिक्रीशन करेंगे। यहाँ पे ऑयल का सिक्रीशन हो रहा है तो इसका मतलब मॉइस्चर प्रेजेंट है। सो जैसे ही बाहर से एयर आ रहा हो, बाहर में जो एयर होता है उसमें उतना ज़्यादा मॉइस्चर नहीं देखने को मिलता। सो ये जो एयर बाहर से आ रहा होता है, ये जैसे ही कंडक्टिंग एरिया में एंटर करेगा, वो एयर क्या हो जाएगा, ह्यूमिडिफाई हो जाएगा, उसमें ह्यूमिडिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ होने की ज़रूरत क्या है, अगेन यहाँ पे फ्रिक्शन रोकने के लिए, क्योंकि अगर ड्राई एयर अंदर लिया जा रहा है, ड्राई एयर को अगर आप डायरेक्टली लंग्स में डाल दोगे या फिर एल्वियोली के अंदर डाल दोगे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्शन जनरेशन होगा। तो उसको रोकने के लिए क्या किया जाता है, एयर को ह्यूमिडिफाई भी किया जाता है। उसके साथ साथ और क्या करते हैं, बाहर एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है हमारे बॉडी टेम्परेचर से। तो बॉडी टेम्परेचर में जो एयर, मतलब बॉडी के अंदर आप जो एयर लेंगे तो वो डेफिनेटली टेम्परेचर बैलेंस रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो एटमॉस्फेरिक एयर हम ले रहे हैं उसका जो टेम्परेचर है ये नॉर्मल कर दें। सो जैसे ही एयर नॉस्ट्रल से पास करता है, नॉस्ट्रल से होते हुए फेरिंग्स में जाएगा, ट्रैकिया में जाएगा, ब्रोंकियल में जाएगा, और इतना दूर ट्रैवल करते करते एयर का जो टेम्परेचर है वो अपने आप ही रिड्यूस हो जाता है और बॉडी टेम्परेचर तक ये आ जाता है। सो ये कुछ पॉइंट हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि कंडक्टिंग पार्ट में रोल प्ले करता है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सचेंज पार्ट। एक्सचेंज पार्ट जैसे कि आप जानते हैं, जो एक्चुअल गैसियस एक्सचेंज होता है, मतलब ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज, वो कहाँ पे होगा, एक्सचेंज पार्ट में प्रेजेंट होगा। एक्सचेंज पार्ट कौन से एरिया को हम बोलते हैं, एल्वियोली एंड देयर डक्ट। ये चीज़ ध्यान में रखना है, एल्वियोली एंड देयर डक्ट कंस्टिट्यूट द एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्री। सो यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द ब्लड एंड द एटमॉस्फेरिक एयर इज सीन हियर। नेक्स्ट बात करेंगे कुछ स्टेप्स जो कि आपके रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व हैं। इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में ही बात कर सकेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ स्टेप्स के बारे में देख लेते हैं। सो कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्या होता है, पल्मोनरी वेंटिलेशन होता है। वेंटिलेशन का मतलब क्या है, एयर को अंदर लेना। पल्मोनरी वेंटिलेशन का मतलब सबसे पहले जो एटमॉस्फेरिक एयर है ये कहाँ लेके जाएंगे, हम इसको हम लंग के अंदर लेके जाएंगे। सो इससे क्या बोला जाता है, ब्रीदिंग बोला जाता है। ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन, पल्मोनरी ये जो टर्म है ये किसके लिए यूज़ होता है, ये लंग के लिए यूज़ होता है। सबसे पहले हम जो एयर होता है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसको हम लंग के अंदर लेके जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इज ड्रॉन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट। यहाँ पे क्या होगा, जो एल्वियोली में एयर प्रेजेंट होगा वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होगा, तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कर देंगे, बाहर इसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्या है, डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस। डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस कहाँ पे होता है, एल्वियोलर मेम्ब्रेन में होता है, एल्वियोली में डिफ्यूज़न होता है। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही डिफ्यूज़न होगा, डिफ्यूज़न के बाद ट्रांसपोर्ट हो जाएगा गैसेस का बाय द ब्लड। अब जैसे ही एल्वियोली में, ये मान लो एल्वियोली है, यहाँ पे ब्लड वेसल प्रेजेंट है, अब इस ब्लड में क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा हो गया, तो ये जो ब्लड है ये कहाँ ट्रेवल करेगा, टिश्यूज़ में जाएगा।
टिश्यूज़ में जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे पहले डिफ्यूज़न पहले यहाँ पे हुआ, कहाँ पे, लंग्स में, लंग्स के एल्वियोली पार्ट में सबसे पहले डिफ्यूज़न हुआ। दोबारा जो डिफ्यूज़न होगा ये कहाँ पे होगा, टिश्यू लेवल पे होगा। टिश्यू लेवल पे जो डिफ्यूज़न होता है वो किसका डिफ्यूज़न होता है, टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में चला जाता है और जो ऑक्सीजन है वो टिश्यू में आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे डिफ्यूज़न होने के बाद क्या होगा, जो टिश्यूज़ हैं उनको ऑक्सीजन मिल जाएंगे और ये फाइनली क्या करेंगे, रिएक्शंस परफॉर्म करेंगे, कैटाबोलिक रिएक्शंस। हम जानते हैं, हमने पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन में ही देखा था ऑक्सीजन क्यों चाहिए हमें। ऑक्सीजन हमें ब्रेक डाउन करने के लिए चाहिए, जितने भी सब्सटेंस होते हैं उनका ब्रेक डाउन करना है। और जब हम फाइनल जब आप रेस्पिरेशन पढ़ोगे, प्लांट रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा जो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन एक्चुअली कहाँ पे यूज़ होता है। ऑक्सीजन एज ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यूज़ होता है, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यूज़ होता है। वो पूरा प्रोसेस अलग ही प्रोसेस है, जब हम उसको डिस्कस करेंगे, डील करेंगे, तब आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस का ब्रेकडाउन के लिए, एटीपी का फॉर्मेशन के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, और ये पर्टिकुलर ऑक्सीजन कहाँ से हम ले रहे हैं, एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं। सो ये कुछ हैं स्टेप्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेशन में। होप कि आपको समझ में आ गया होगा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन कौन सी चीज़ों से मिल के बना है और यहाँ पे कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्चुअली बात करने वाले हैं किस तरह से ब्रीदिंग होता है, किस तरह से हम एयर को अंदर लेते हैं, क्यों ले पाते हैं एयर को अंदर, वो पूरे मैकेनिज्म के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।